है। मैं चेतन सिंह। आपकी 12वीं की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सेलों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये हम लोगों ने जाना। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, वो है क्या, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम परिपथ में बहने वाली धारा से संबंधित होता है और उनके वोल्टेज से संबंधित होता है, इसलिए इसके दो नियम हैं। सबसे पहले हम किरचॉफ के पहले नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है और इस पर बहुत से सवाल आते हैं और इसी किरचॉफ के नियम पर आधारित आगे आपको कुछ उपकरण के बारे में भी पढ़ना है। इस लिहाज से भी आपका किरचॉफ का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम इसके पहले नियम पर थोड़ा सा चर्चा करने से पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण ऐसे ही देना चाहेंगे। जैसे हम लोग पहला नियम, ये धारा के नियम जानते हैं और धारा आप नदियों में बहने वाली धारा को भी धारा कहते हैं। तो आइए इसी से थोड़ा सा एक रिलेटेड कंपैरिजन करते हैं। जैसे दो नदियां जिस बिंदु पर मिलती हैं, जहां मिलती हैं, उसको हम लोग कहते हैं संगम। उसी तरह से यहाँ जब दो परिपथीय या वैद्युत धाराएं जहां मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग संधि कहते हैं या जंक्शन कहते हैं, मिलना। तो संगम पर अगर हम चर्चा करें कि जैसे दो नदियां हैं, एक नदी इधर से बहती हुई आ रही है, एक नदी इधर से बहती हुई आ रही है, ये दोनों इस स्थान पे मिले, तो जहां मिलेंगे वहां इसका पूरा धारा और इसका पूरा धारा, ये दोनों मिल करके तो बहेंगी यहाँ, मतलब यहाँ इन दोनों धाराओं का योग हो जाएगा, यही तो हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल यही नियम ये लागू होता है आपके किरचॉफ के पहले नियम पर। तो किरचॉफ का पहला नियम, इसे हम फर्स्ट लॉ, पहला नियम, जंक्शन लॉ, संधि नियम, अथवा धारा नियम या करंट लॉ, इसके नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ या करंट लॉ, इस नियम से जानते हैं। तो बिल्कुल इजीएस्ट हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि किसी भी संधि पर, उस परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली विभिन्न धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। या कह सकते हैं कि आने वाली धाराओं के योग को अगर हम धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को यदि हम ऋणात्मक लेते हैं, तो दोनों, या इस तरह से अगर कई धाराएं हैं तो उन सब का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे हम कह सकते हैं सिग्मा आई, ये इक्वल्स टू बी 0। अब इसे हम यहां से समझते हैं कि जैसे ये आपका जंक्शन है, ये आपका संधि है। अब यहां देखिए आपके चित्र में दिखाया गया है I1, ये धारा इस जंक्शन से दूर जा रही है। I2 ये जंक्शन के ओर आ रही है। I3 ये भी संधि की ओर आ रही है। I4 ये जंक्शन से दूर जा रही है, संधि से दूर जा रही है। ऐसे I5 ये संधि से दूर जा रही है। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि सिग्मा आई इक्वल्स टू बी 0। इस संधि पर इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। सिग्मा आई इक्वल्स टू बी 0। अब हम देखते हैं कि जो संधि से दूर जाते हैं उनको हम ऋणात्मक लिख दें और जो संधि की ओर आ रहे हैं उनको धनात्मक लिख दें। तो चलिए I1 से शुरू करते हैं। I1 मतलब माइनस I1, दूर जा रहा है। I2 संधि की ओर आ रहा है तो प्लस I2। ऐसे I3 ये प्लस I3, I4 ये माइनस I4, I5 ये भी दूर जा रहा है इसलिए माइनस I5 और ये बराबर आपका 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि I2 प्लस I3 ये इक्वल्स टू बी हो गया। इसे बराबर के दाहिने तरफ ले जाते हैं तो I1 प्लस I4 और प्लस I5। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं आपकी, I2 और I3। इनका जो योग हुआ, संधि से दूर जाने वाली धाराएं आपकी कौन कौन सी हुई, I1
I4 और I5 ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर प्रति सेकंड बहने वाली ये धारा लें तो यही धारा आपका क्या हो गया, आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर, संधि की ओर आने वाला आवेश प्रवाह की दर और संधि से दूर जाने वाला आवेश प्रवाह की दर, ये क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आवेश आ रहा है वही आवेश संधि से दूर जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो धारा नियम है या किरचॉफ का जो पहला नियम है ये किस पर आधारित हो गया, यह नियम आवेश संरक्षण का ही नियम है। ये नियम यहाँ से क्या सिद्ध करता है कि यह आवेश संरक्षण का नियम है। एक उदाहरण से आइए समझते हैं। एक ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। तो जहाँ भी जंक्शन की स्थिति आएगी वहाँ हम किरचॉफ का ये पहला नियम लगाएंगे और किरचॉफ के पहले नियम से हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि सिग्मा I इक्वल्स टू बी 0। अब सिग्मा I इक्वल्स टू बी 0 हम लगा रहे हैं। जो जंक्शन की ओर आ रहे हैं उनको पॉजिटिव और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको नेगेटिव लिखते हैं। जैसे I दूर जा रहा है तो माइनस I हो गया। फिर यहाँ देखते हैं I5, ये जंक्शन की ओर आ रहा है तो 5 हो गया। ये 7 एम्पियर, तो 7 एम्पियर भी की ओर आ रहा है जंक्शन के तो 7 हो गया पॉजिटिव। 9 एम्पियर ये दूर जा रहा है तो -9 हो गया। और 8 एम्पियर ये जंक्शन की ओर आ रहा है तो +8 और ये कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो -I ये आपका क्या हो गया 7 और 5 हो गया आपका 12, 7 5 और 8 तो 8 7 15 और 5 20 तो +20 इसको लिख दें और -9 लिख दें। ये बराबर आपका 0 हो गया। कितना हो गया ये 11 और ये बराबर इसे उधर कर दें तो I। तो इस तरह से I का मान कितना आ गया 11 एम्पियर। ये I का मान इस तरह से हम 11 एम्पियर ज्ञात कर लेंगे। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है। अब आइए जानते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। नंबर 2, दूसरा नियम लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम। ये किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहलाता है, लूप का नियम भी कहलाता है या वोल्टता का भी नियम कहलाता है। सेकंड लॉ, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। ये वोल्टेज लॉ या लूप लॉ या सेकंड लॉ ये किस पर आधारित है। सबसे पहले जानेंगे कि जैसे जब हम कोई परिपथ बनाते हैं तो इस परिपथ में कोई भी जो ये भाग बनता है, ये खंड, ये जो बंद होता है, इसको हम बंद पाश कहते हैं या बंद खंड कहते हैं या एक ये भाग कहलाता है। तो ये इसी नियम पर ये आधारित है कि किसी भी बंद पाश में या बंद खंड में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, मतलब धारा और उसके प्रतिरोध, जो भी उसमें प्रतिरोध हो और उसमें जो बहने वाली धारा है, इन दोनों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा उस बंद खंड में जो कुल विद्युत वाहक बल होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही आपका सेकंड लॉ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वोल्टता नियम इसको कहते हैं। क्या है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग या इसको पाश भी कहते हैं के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत धारा के प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब सिग्मा IR, अगर बहने वाली धारा I और संगत बहने वाले खंड का प्रतिरोध ये R है और इन सब का योग हमने ले लिया तो वो हो गया सिग्मा IR और ये बराबर सिग्मा E। मतलब एक से अगर अधिक सेल लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है, तो उनके कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के ये बराबर होता है।
ये जो सेकंड लॉ होता है यह ऊर्जा संरक्षण नियम को व्यक्त करता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण नियम को व्यक्त करता है। एक सर्किट से इसको समझा रहे हैं। E1 एक ये सेल है, प्रतिरोध इस सेल के साथ जो जुड़ा हुआ है इस परिपथ में ये R1 है, I1 ये धारा बह रही है। ऐसे ही एक दूसरा सेल E2 है जिससे बहने वाली धारा आपकी I2 है। एक Y प्रतिरोध R2 ये जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक तीसरा Y प्रतिरोध आपका R3 जुड़ा हुआ है। A और B ये कोई दो बिंदु दिए गए हैं। अब बंद पाश देखिए, एक बंद पाश ये हो गया, एक बंद पाश ये हो गया, दो बंद पाश, एक बंद पाश ये नाम दे दिया गया नंबर 1 और एक दूसरा बंद पाश है ये नंबर 2 नाम दे दिया गया। हम तीसरा भी कह सकते हैं, एक बंद पाश इसे भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में जहाँ भी हमको आवश्यकता होती है हम इस तरह से ले सकते हैं। अब हम पहले बंद पाश, पहले बंद खंड में ये किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। तो आप देखिए ये धारा और ये प्रतिरोध इनका गुणनफल, तो I1 R1 ये हो गया आपका बंद पाश 1 में I1 R1, ये I1 R1 हो गया। अब फिर देखते हैं कि I2 R2, क्योंकि I2 ये धारा बह रही है और प्रतिरोध इसका संगत क्या है R2 है। अब ये हम पॉजिटिव या निगेटिव कैसे लेते हैं? देखिए धारा यहाँ बह रही है, हम एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक अपने समझने के लिए ये निशान बना दिया, ये हमने बना दिया। ये आप क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, जिस भी दिशा में आप लेना चाहें। हमने एंटी क्लॉकवाइज को बना दिया। जो इस दिशा में होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे यहाँ से ये धारा बही और ये धारा जो बह रही है वो इसके अनुरूप नहीं है, ये इसके अनुरूप है। ये अगर इधर ना जाना होता, क्योंकि हम ये खंड ले ही नहीं रहे हैं, तो ये धारा इधर जाती, इधर जाने का मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती, तो ये निगेटिव हम ले रहे हैं। I2 R2 ये आपका हो गया निगेटिव, और इसी क्रम में E1 आपका पॉजिटिव और E2 आपका निगेटिव, E1 पॉजिटिव E2 निगेटिव। तो ये बंद पाश 1 में हम लिखेंगे I1 R1 माइनस I2 R2 ये इक्वल्स टू बी E1 माइनस E2। बिल्कुल सेम चीज़ आपका है सेकंड पास में। आप इस सेकंड पास में भी समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। क्या है I2 R2, I2 R2 हो गया, और देखिए इसी डायरेक्शन में यह भी बह रहा है, तो I3 R3 प्लस ये हमने लिखा I3 R3 ये बंद पाश 2 में। इसमें केवल एक सेल है वो E2 है आपका, तो ये बराबर हो गया E2। हम I3 की जगह पे यहाँ किरचॉफ के पहले नियम से लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2, किरचॉफ का पहला नियम आपका यहाँ कहेगा I3 का जो मान है ये I1 प्लस I2 है, तो I3 के जगह पे हम I1 प्लस I2 अगर लिख देते हैं तो यही हो गया आपका I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इन ब्रैकेट R3 ये इक्वल्स टू बी हो गया E2। तो ये आपका किरचॉफ का दूसरा नियम हुआ, बहुत आसान है किरचॉफ का दूसरा नियम। अब किरचॉफ के इस दूसरे नियम की और व्याख्या हम आइए कुछ एग्जाम्पल देकर के करते हैं। ये एक उदाहरण से जानते हैं। एक ये सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में आप सर्किट पहले देख लीजिए। E 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का एक ये सेल है, आंतरिक प्रतिरोध इसका 1 ओम है। यहाँ से I धारा बह रही है, यहाँ B जंक्शन पर ये धारा दो भागों में बंट रही है, I1 और I2। इस सर्किट में 5 ओम का एक Y प्रतिरोध लगा हुआ है और इस सर्किट में 10 ओम का एक Y प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ से I2 धारा और यहाँ से फिर I1 धारा D पॉइंट पर मिलती है, इस D जंक्शन पर, और फिर ये I हो जा रही है। आंतरिक प्रतिरोध ये 1 ओम है। सेल से प्राप्त धारा मतलब I व प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा मतलब I1 ज्ञात करना है और इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 ये आपको ज्ञात करना है।
इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे और इसको हम हल करेंगे। क्या क्या पहले हमको ज्ञात करना है, फिर से एक बार जान लेते हैं। सेल से प्राप्त धारा, तो सेल से प्राप्त धारा I, आपको I फाइंड करना है। प्रतिरोध में बहने वाली, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा आपका I1, ये भी ज्ञात करना है। और 10 ओम में बहने वाली धारा ये I2, ये भी ज्ञात करना है। आपको I1 व I2 ज्ञात करना है। चलिए एक ये बंद खंड हम ले रहे हैं, बंद पाश, बंद पाश ABDCA ऐसे लिखते हैं, ABDCA में। चलिए आंतरिक प्रतिरोध से शुरू कर रहे हैं। I एम्पीयर की धारा बह रही है, प्रतिरोध आपका 1 ओम है। सेल के भीतर माइनस से प्लस की तरफ बहेगा, इसलिए डायरेक्शन यही है। हम क्या लिखेंगे, I इंटू 1। यहाँ देखिए धारा फिर आगे बढ़ रही है, 5 ओम में I1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इसका मतलब हो गया प्लस I1 और इंटू 5, ये बराबर कितना हो गया आपका 2 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल आपका 2 वोल्ट है। हम इस बी जंक्शन पर किरचॉफ का अगर पहला नियम लगाते हैं तो किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ के पहले नियम से I की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, I1 प्लस I2। I बराबर हो गया I1 और प्लस I2, ये मान इसमें लिख देते हैं। तो I1 प्लस I2 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही आ गया, प्लस 5I1 और ये आपका हो गया 2। 5I1 प्लस I1 6I1 और प्लस I2 और ये आपका हो गया 2। इसे हम पहला समीकरण ले लेते हैं। अब बंद पाश ये हम ले लेते हैं B, ये F लिख ले रहे हैं, ये G लिख ले रहे हैं, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं हम बंद पाश BFGDB में, BFGDB में। अब यहां से देखते हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसे हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो धारा बह रही है वो इसमें बह रही है, इसमें बह रही है। तो 5 ओम में ज़्यादा धारा बह सकती है और 10 ओम में कम धारा बह सकती है। इस हिसाब से हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव ले रहे हैं। क्या हो गया हमारा, I1 इंटू 5 माइनस I2 इंटू 10। और इसमें हम देखते हैं कि कोई विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मान कितना हो गया, 0। ये सॉल्यूशन अभी हम इसको बाद में देखते हैं, ये इसके लिए है, मिटाई देते हैं। दूसरे को भी हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हल करते हैं। यहाँ से हमको क्या मिला, 5I1 ये इक्वल्स टू बी, इसको दाहिने तरफ कर देते हैं, 10I2 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, I1 बराबर 2I2, ये आपका समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण 1 में I1 का मान रख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से 6I1 है तो हमने लिख दिया 6, और I1 की जगह पे 2I2 हमने लिख दिया, 2I2 लिख दिया,
और ये बराबर कितना है, नहीं, प्लस I2, प्लस कितना हो गया I2, और ये बराबर कितना है 2, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, तो ये बराबर हो गया 2, 6 दूना 12 और 1 ये कितना हो गया 13, 13I2 ये बराबर हो गया 2। यहाँ से हमें क्या मिला, I2 की वैल्यू मिल गई 2/13 एम्पियर। अब I1 का मान समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हमारा I1 बराबर क्या हो गया 2I2, तो I2 का मान यहाँ से हम रख देते हैं, क्या रखेंगे, इंटू 2/13, कितना हो गया ये 4/13 एम्पियर। तो हमको I1 मान यहाँ से मिल गया 4/13 एम्पियर, I2 मिल गया 2/13 एम्पियर, और I भी हमको ज्ञात करना है, तो ये समीकरण ये जो हमको प्राप्त है I बराबर I1 प्लस I2, तो I बराबर I1 प्लस I2 ये हम लगा देते हैं। I1 का मान हो गया 4/13 एम्पियर और I2 का मान हो गया 2/13 एम्पियर, कितना हो गया हमारा 6/13 एम्पियर। तो इस तरह से किरचॉफ का ये द्वितीय नियम लगाते हुए और हम धाराओं का जो कि विभिन्न खंडों में बह रही है, विभिन्न प्रतिरोधों में बह रही है, का मान हम निकाल सकते हैं। ये दूसरे वाले एग्जाम्पल का सलूशन देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये भी है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम सलूशन लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको ज्ञात करना है 4.5 ओम प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। सर्किट में ये आपको 4.5 ओम का प्रतिरोध दिख रहा है, इसमें धारा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ सर्किट में 1 वोल्ट की एक सेल यहाँ जुड़ी हुई है, ये माइनस टर्मिनल, इसका प्लस, इससे धारा I1 बह रही है, ये 1 ओम प्रतिरोध में बह रहा है, और यहाँ माइनस टर्मिनल, ये इसका प्लस टर्मिनल है, 2 वोल्ट का एक सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ से I2 धारा बह रही है और 1 ओम प्रतिरोध में ये बह रहा है। 4.5 ओम में आपका ये I2 और ये I1 ये दोनों इस C जंक्शन पर मिलेगा। किरचॉफ के पहले नियम से इस 4.5 ओम में बहने वाली धारा आपकी कितनी हो गई I1 प्लस I2। तो वास्तव में हमको ज्ञात क्या करना है, I1 प्लस I2 का मान हमें ज्ञात करना है, जो 4.5 ओम में बहने वाली धारा है। अब हम एक बंद पाश ले रहे हैं ADCA, ठीक है, बंद पाश ADCA में आप देखिए I1 धारा बह रही है 1 ओम में, आपका हो गया I1 इंटू 1, उसी डायरेक्शन में बह रही है ऐसे ही। तो 4.5 ओम में कितना बह रहा है आपका I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध हो गया आपका 4.5, विद्युत वाहक बल आपका क्या हो गया 1 वोल्ट है। सरल कर लेते हैं इसको, I1 प्लस 4.5 I1 प्लस 4.5 I2 ये इक्वल्स टू बी 1, ये दोनों आपका जुड़ गया 5.5 I1 प्लस 4.5 I2 ये इक्वल्स टू बी 1, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह से बंद पाश ABCA हम लेते हैं। देखिए बंद पाश ABCA में
इसमें भी देखिए ये I2 धारा 1 ओम में बह रही है, तो आपका हो गया I2 इंटू 1, और फिर यहाँ I1 प्लस I2 धारा आपका 4.5 ओम में बह रहा है। कितना? I1 और प्लस I2 इंटू 4.5, और ये इक्वल्स टू भी क्या हो गया? 2 वोल्ट। इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इसको भी सरल कर लेते हैं। I2 प्लस 4.5 I1 प्लस 4.5 I2, ये इक्वल्स टू भी 2। आपका 4.5 I1 हो गया और प्लस ये इसके साथ जुड़ गया, तो 5.5 I2, और ये बराबर हो गया आपका 2। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल कर लेते हैं। समीकरण 1, 2 को हल करने पर हमको I1 और I2 का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सरल सा तरीका लगाते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब देखिए फ़ायदा हमको क्या मिल रहा है जोड़ने पर? 4.5 और 0.5, 5 हो गया, तो 5 और 5 10 I1 यहाँ से मिल गया, और प्लस यहाँ से भी आप जोड़ेंगे तो 10 I1 मिलेगा, 10 हम कॉमन ले रहे हैं, I1 प्लस I2 हो गया, और I1 प्लस I2 ये हमारा कितना हो गया? 2 और 1 ये हो गया 3। 2 और 1 कितना हो गया? 3। बहुत आसानी के साथ हम I1 प्लस I2 ज्ञात कर लेंगे। कितना हो गया? 3/10, और 3/10 का मतलब 0.3 एम्पियर। I1 और I2 अगर हमको ज्ञात करना होता तो हम अलग अलग भी ज्ञात कर लेते, लेकिन ये बहुत अच्छा सा समीकरण मिल गया। मैथमेटिकली हम इसको जोड़ करके ही सीधे निकाल सकते हैं I1 प्लस I2 का मान। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना किरचॉफ का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण किरचॉफ का नियम है। आपके इस परिपथ बेस्ड पर आने वाले न्यूमेरिकल के लिए आपके आगे इस पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, इसे आप कंप्लीट करिए। आगे हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज ये पढ़ाएंगे। धन्यवाद।